हेलो गाइस, कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए इसी के साथ आज मैं एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कराने जा रहा हूँ जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इस चैप्टर को हम आज रीड करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। तो सबसे पहले कार्बन के बारे में हमें जानना पड़ेगा। कार्बन कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है वो आपको जानना होगा और आप जानते हैं। कार्बन लगभग हमारे पास आसपास जितने भी वस्तुएं हैं वो कहीं ना कहीं कार्बन से मिलकर बनी हुई है। हमारी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, मीन्स हमारी बॉडी भी कार्बन से मिलकर बनी हुई है। हमारी चेयर, टेबल, मैनी अदर थिंग्स, यहाँ तक कि जो हम चाउमीन खाते हैं उसमें विनेगर यूज होता है, उस विनेगर में भी हमारा क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन। जैसे मैं यहाँ पे कुछ बताता हूँ। जैसे हमारा फूड में हमारा कार्बन प्रेजेंट है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ग्लूकोज, ये सभी हमारा कहीं ना कहीं किससे मिलके बना है, कार्बन से मिलके बने हुए हैं। बुक्स 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 हमारा कहीं ना कहीं लकड़ी से मिलकर बना, लकड़ी का यूज होता है इसमें, वो भी हमारा कार्बन से मिलकर बनती है। कोल, ये भी हमारी एक कार्बन की फॉर्म है। पेट्रोलियम, ये भी हमें कार्बन का एक पार्ट है। ओके, तो लगभग हमारे पास जो भी, और जैसे CH3, COOH, इसको हम विनेगर, नॉर्मल भाषा में जो यूज करते हैं विनेगर, चाउमीन में जो यूज होता है विनेगर है ये। और इसी का साइंटिफिक नेम अगर देखें तो एसिटिक एसिड बोलते हैं। गैस में ब्यूटेन, मेथेन, और जो बायोगैस होती है हमारी उसमें मेथेन एक मेन कंपोनेंट होता है। CH4 उसका क्या है, ये मेथेन, ये भी कार्बन का एक कंपाउंड है। मीन्स ये बायोगैस में हमारा मिलेगा। ओके, और कहाँ कहाँ पे कार्बन यूज होता है, जैसे टेबल हमारी जो बनी होगी वो कहीं ना कहीं कार्बन से मिलकर बनी है। ठीक है, लकड़ी का कोई भी आइटम वो कार्बन से मिलकर बना हुआ है। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, ये हमारा ग्लूकोज है। ये भी हमारा क्या है, कार्बन का एक कंपाउंड है। कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी हमारे एक कार्बन का कंपाउंड है। मीन्स हमारे आसपास या हम अपने आसपास कहीं ना कहीं कार्बन से घिरे हुए हैं। और कार्बन इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। आज हम उसी की स्टडी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अब मैं यहाँ पे इनको रख करता हूँ और कार्बन की डिटेल जानकारी आपको देता हूँ। चलिए, तो सबसे पहले हम कार्बन के बारे में जानते हैं। तो व्हाट इज कार्बन? व्हाट इज कार्बन, ये हम जानते हैं। यहाँ पे सबसे पहले सिंबल ऑफ कार्बन, तो ये हम कार्बन को इसके स्टार्टिंग वर्ड C से रिप्रेजेंट करते हैं। C से एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन क्या होगा, तो एटॉमिक नंबर इसका 6 है। मीन्स C6 आप इसको देखेंगे, C6 और 12। ओके, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन क्या है हमारा, 12। ओके, तो ये हमारा बेसिक कुछ इंफॉर्मेशन है जो कार्बन के बारे में आपको पता होनी चाहिए। तो कार्बन हमारा सिंपल सिंबल इसका C हो गया। एटॉमिक नंबर
6 हो गया, मीन्स इसके अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन इन कार्बन कितना होगा? 6। जितने जो उसका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है आपको पता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं? नथिंग बट इट्स एटॉमिक नंबर। ओके, तो ये हमारा एटॉमिक नंबर हो गया जो कि 6 है। ओके, अब मैं आपको इस कार्बन के बारे में कुछ और जानकारी आपको देता हूं। उससे पहले आपको मैंने पिछले चैप्टर में कोवैलेंट बॉन्ड बताया था। कोवैलेंट बॉन्ड, व्हाट इज कोवैलेंट बॉन्ड, क्या होता है? तो कोवैलेंट बॉन्ड में मैंने आपको बताया था व्हेन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हेन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन is done between two atoms is called covalent bond. When sharing of electron is done between two atoms, then a bond is formed, is called covalent bond. ओके, तो ये आप पहले से जानते हैं, इसमें कुछ नया नहीं था। नया ये है जो हमारा कार्बन है, कार्बन इज अ कोवैलेंट कंपाउंड। कोवैलेंट कंपाउंड है, कंपाउंड या कोवैलेंट नेचर। कार्बन इज अ कोवैलेंट कंपाउंड, मीन्स कार्बन कोवैलेंट कंपाउंड बनाएगा या कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा इसमें कार्बन में। ओके, रीजन अभी हम देखेंगे क्यों। अब कोवैलेंट बॉन्ड, वैलेंस कोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बैंड बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, मीन्स ये कोई भी एटम क्यों बनाता है, क्यों ये बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो इसके पीछे भी लॉजिक आप पिछली क्लास में समझ चुके हैं। तो मैं यहाँ पर एक बार रिकैप कर दे रहा हूँ उसको जल्दी से। जो हमारा कोई भी एटम है वो हमारा या तो अनस्टेबल होता है या फिर लेस स्टेबल होता है। ओके, ये एटम कोई ना कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन करके बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। बॉन्ड फॉर्मेशन, बाय बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होंगे, ये स्टेबल हो जाते हैं। और इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या कहते हैं, ये अचीव करते हैं। अचीव ये होता है। कोई भी जो एटम है वो अनस्टेबल या लेस स्टेबल है तो वो बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। अब ये बॉन्ड फॉर्मेशन हमारा या तो आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा या फिर कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, अब आयोनिक बॉन्ड का आपको पता है कब होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है ये। ओके, और कोवैलेंट बॉन्ड कब बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ये है। तो कोई भी एटम हमारा अनस्टेबल से स्टेबल होने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करेगा या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अब ये डिपेंड करेगा
किस तरीके का एटम है और उसका नेचर क्या है उस बात पे डिपेंड करेगा, या फिर क्या पॉसिबिलिटी बन रही है वहां पे वो भी डिपेंड करेगी। ओके, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है कब होगा, जब एक मेटल किसी दूसरे नॉन मेटल से रिएक्ट करेगी तो हमेशा हमारा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलेगा। मींस एक मेटल जब नॉन मेटल से रिएक्ट करेगी तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और जब एक नॉन मेटल दूसरी नॉन मेटल से रिएक्ट करेगी, जब एक नॉन मेटल दूसरी नॉन मेटल से रिएक्ट करती है तो हमारा क्या देखने को मिलता है कि वहां पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, मींस कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। क्यों ऐसा होने के पीछे रीजन क्या है, मेटल बाय नेचर कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी होती है। इट हैज द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, और नॉन मेटल इट हैज टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। ओके, यहाँ लूज है और ये क्या करेंगे, गेन इलेक्ट्रॉन्स, अपोजिट नेचर होता है। तो उस वजह से एक का टेंडेंसी है गिव अप करने की इलेक्ट्रॉन्स और एक की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, इस वजह से यहाँ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलता है। बट इन केस ऑफ, अब आपको इस कोवेलेंट वाले पर ध्यान देना है क्योंकि कार्बन हमारा किस तरीके का बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। क्यों करता है उसका भी मैं अभी रीजन समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको कोवेलेंट बॉन्ड को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है जिससे कि आप उसको इजीली समझ सको। तो कोवेलेंट बॉन्ड वहां पर होगा जब एक नॉन मेटल दूसरी नॉन मेटल से रिएक्ट करेगी, मींस एक नॉन मेटल रिएक्ट करेगी दूसरी अदर नॉन मेटल से। ओके, क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर जो नॉन मेटल है, नॉन मेटल हैज द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव, और ऐसा क्यों करते हैं, टू अचीव इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन, इसको अचीव करने के लिए ये नॉन मेटल हमेशा क्या करेंगी, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे। टेंडेंसी है तो जब भी दो नॉन मेटल होंगी, दोनों नॉन मेटल के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। कोई भी मेटल या नॉन मेटल कब स्टेबल होगी, जब उसका डुप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट होगा। ये मैं आपको पिछली क्लास में समझा चुका हूँ। तो नॉन मेटल यहाँ पर टेंडेंसी रखती है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की, और इलेक्ट्रॉन को गेन करके ये दोनों नॉन मेटल क्या करेंगी, अपने आउटर मोस्ट शेल के ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेती हैं, और इस तरीके से ऑक्टेट या डुप्लेट को कंप्लीट कर लेती हैं, और दोनों नॉन मेटल्स क्या हो जाएंगी, इनर गैस कॉन्फिगरेशन को अचीव कर लेंगी, मींस स्टेबल हो जाएंगी। क्लियर हुआ, एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं, जब एक नॉन मेटल दूसरी अदर नॉन मेटल से रिएक्ट करेगी तो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। क्यों, क्योंकि दोनों नॉन मेटल की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी इसलिए है क्योंकि नॉन मेटल के आउटर मोस्ट शेल में, बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, और इलेक्ट्रॉन्स की कमी होने की वजह से वो अपने ऑक्टेट को या डुप्लेट को कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं किसी अदर नॉन मेटल से। तो आपस में जब दोनों ही नॉन मेटल हैं और इस मेटल के पास भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इधर वाले नॉन मेटल के पास भी इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो फिर एक किस तरीके से आपस में एक दूसरे का काम बना सकते हैं, तो वो हो सकता है केवल शेयरिंग के थ्रू। अगर एक दे रहा है तो एक ले रहा है, तो एक के पास तो और कमी हो जाएगी, तो वो काम हो नहीं सकता है। ओके, तो दोनों ही नॉन मेटल एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करती हैं और अपने आप को स्टेबल बना लेती हैं, इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन को अचीव कर लेती हैं। ओके, तो अब
कार्बन के बारे में बात करते हैं। तो यहां से आपको कोवेलेंट आयोनिक बॉन्ड क्लियर हो गया, और मैंने अभी आपको बता ही दिया है कार्बन फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, अब क्वेश्चन आता है वाई कार्बन फॉर्म कोवेलेंट bond and why it not form ionic bond। तो सिंपल रीजन है इसका, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है समझने के लिए। तो सबसे पहले मैं इसको रब कर रहा हूं। कार्बन का हम एटॉमिक नंबर आपको पता है कितना होता है, 6। अगर हम इसका के एलएमएन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 2,4 ये होता है। इसके आउटर मोस्ट सेल में आप देख रहे हैं, ये क्या है, आउटर मोस्ट सेल। इस आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट हैं, 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन outermost cell is equal to 4। so 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से अगर ये लेट्स दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। एक ये अब ये क्या कर सकता है, अपने आपको स्टेबल बनाने के लिए आपको पता है या तो डुप्लेट कंप्लीट करना चाहिए, डुप्लेट कंप्लीट करें, या फिर ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, और डुप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीट टू अचीव स्टेबिलिटी। ये कंडीशन है स्टेबल होने के लिए। अब इसमें मैं 1 बाय 1 लेता हूं। अब ये दो तरीके से स्टेबल हो सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन्स को इन 4 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास 4 है। अब ये क्या करे, डुप्लेट कंप्लीट होगा अगर ये इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दे, लूज कर दे। अगर ये लेट्स 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे इसके। लेकिन क्या प्रॉब्लम है, क्यों ये ऐसा नहीं करता है, तो रीजन तो पहला क्या है, अगर ये लूज करता है, lose 4 electron, if it lose 4 electron then C+4 ये बनेगा। ओके, इस केस में क्या होगा, इसने 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, ऐसा होता है तो ये C+4 बनाएगा, जिसको हम कैटायन बोलते हैं। कैटायन का फॉर्मेशन होगा, बट it cannot do it because a large amount of energy is required to do this। तो रीजन ये है पहला, ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करता है। उसके पीछे रीजन सिंपल है कि इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा। लूज करने का मीन्स क्या है, इलेक्ट्रॉन को देना। इलेक्ट्रॉन देने पर क्या होगा, एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी उसको, कार्बन को अपनी एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी। और कार्बन एक बहुत छोटा, बहुत ही स्मॉल साइज का एटम है, तो वो ऐसा नहीं कर सकता है, वो इस चीज को एफर्ट नहीं कर पाएगा, उसके लिए वो पॉसिबल नहीं है। इतनी सारी एनर्जी लूज कर दे जबकि वो
खुद इतना छोटा सा एक एटम है और इतनी सारी एनर्जी को वो लूज कर दे, तो वो उसके लिए एक सुटेबल कंडीशन नहीं हो सकती। तो इस वजह से ये नहीं करता है। बिकॉज एंड ऑल्सो कार्बन हैज वेरी स्मॉल साइज। साइज भी बहुत छोटा है। क्यों छोटा है? छोटा होने का रीजन साइज का, ये KL सेकेंड सेल का ही एलिमेंट है और बहुत स्टार्टिंग वाला एलिमेंट है, जिसकी वजह से इसका साइज बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है। साइज छोटा होने की वजह से अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन अपने लूज करता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए इसको बहुत सारी अपनी एनर्जी गिव अप करनी पड़ेगी। अपनी एनर्जी को गिव अप करना कोई भी नहीं चाहता, और इतने बड़े अमाउंट में एनर्जी को भी एक छोटा सा एटम इतनी सारी एनर्जी लूज कर दे, ये कोई भी एटम नहीं चाहेगा। और इसका साइज बहुत ज्यादा छोटा है, तो ये बिल्कुल भी नहीं चाहेगा ऐसा करना। ये इसके लिए सुटेबल कंडीशन नहीं है, तो ये ऐसा नहीं करता है। ओके, तो ऐसा नहीं करेगा। ओके, सेकंड क्या है, इसके लिए मैं यहाँ पर लिखता हूं इसको। ये क्लियर हो गया फर्स्ट। अब सेकंड केस हमारा हो सकता है कि सेकंड, ये केस 1 हो गया आपका। केस सेकंड में वो क्या हो सकता है, इट गेन 4 इलेक्ट्रॉन। चलो हमने मान लिया ये काम नहीं हो सकता है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर सकता है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। ऐसा करके भी ये क्या हो सकता है, स्टेबल। इसके आउटरमोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, अगर ये कहीं से 4 इलेक्ट्रॉन और ले ले तो इसका कुछ कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके का हो जाएगा। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले लेता है तो 2,8 और ऑक्टेट इसका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा। लेकिन ये ऐसा नहीं करता है, तो उसके पीछे भी रीजन है। इट गेन 4 इलेक्ट्रॉन, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस केस में क्या होगा, 6, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो कुछ इस तरीके के होगा। यहाँ पे पहले 2,4 था, जब ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये कहीं C-4 ये बनाएगा, C-4। तो अब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, नाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं इसका। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए इसका 2, और इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से आए हैं, गेन होंगे तो 2,8 हो जाएगा। ओके, इस केस में क्या हुआ, अब यहाँ पे देखिए, इस केस में आपको कुछ काफी इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप ये बताइए, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है उसका एटॉमिक नंबर एलिमेंट का, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, जो कि चेंज नहीं होता है। कितना होगा, इसका भी एटॉमिक नंबर 6 है, इसका भी एटॉमिक नंबर 6 होगा। बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस केस में कितने होंगे, 2 and 8, 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पर। और प्रोटॉन्स हमारे यहाँ पर केवल 6 हैं, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हमारे यहाँ पर कितने हो चुके हैं, 10। अब यहाँ पे प्रॉब्लम अराइज होती है। ऐसा होने पर क्या होगा, देखिए, ये हमारा प्रोटॉन, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में आपको पता है क्या होते हैं, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन यहाँ पे E बराबर 6 प्रोटॉन है, ये फर्स्ट सेल और ये सेकंड सेल। के में अब कितने इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, 2, तो 2 यहाँ पे रख दिए, और 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंने एल सेल में फिट कर दिए। लेकिन अब ये देखिए, प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे 6 प्लस का चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10, तो 10 नेगेटिव चार्ज हो गया।
क्या ये पॉसिबल है 10 प्लस का माइनस के 10 को होल्ड कर ले? क्या 6 प्लस का माइनस के 10 को होल्ड करके रख सकता है? नहीं रख सकता। यहाँ पे यही प्रॉब्लम थी। यहाँ पे रीजन लिखेंगे, यहाँ पे रीजन लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे? जो प्रोटॉन्स की संख्या है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, सो nucleus of C minus 4 does not hold 10 electrons. So it cannot gain इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो दोनों रीजन आपको क्लियर हो गए होंगे। पहला, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? देता नहीं है। इलेक्ट्रॉन को क्या नहीं करेगा? इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके लिए बहुत सारी एनर्जी इसको अपनी खर्च करनी पड़ेगी, और इतना छोटा सा एटम होने की वजह से, बहुत छोटा एटम होने की वजह से ये अपनी एनर्जी को खर्च करना नहीं चाहता है, तो वो उस काम को नहीं करता है। फिर इसके पास एक ऑप्शन और बचता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करे। इलेक्ट्रॉन्स को गेन भी नहीं करता है। इसके पीछे रीजन क्या है? यहाँ पर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो तो अभी भी 6 है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 हो चुके हैं। 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर सकते हैं। होल्ड करने में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होगी। उसके लिए ये गेन, इलेक्ट्रॉन को गेन भी नहीं करता है। ओके, तो ये रीजन हो गया। अब इसके पास एक ऑप्शन बचता है फाइनली, वो क्या होगा? वो होगा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फाइनली हम यहाँ पर राइट डाउन कर सकते हैं। सो नाउ वी कंक्लूड that carbon cannot lose or gain electrons, so carbon have only one possibility to achieve stability. It share electrons and make covalent compound or covalent bond. ओके, तो आगे का अब मैं कराने जा रहा हूं, आप इसको राइट डाउन कीजिए। ओके स्टूडेंट, अब हम कोवेलेंट कंपाउंड का कैसे फॉर्मेशन होता है ये देखेंगे, कैसे शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की वो देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर H2 का फॉर्मेशन हमें देखना है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। तो हाइड्रोजन का कैसे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी और कैसे H2 का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे के एलिमेंट के अकॉर्डिंग, तो इसका के एलिमेंट 1 आएगा जो के सेल में है। ओके, अब हाइड्रोजन के ऐसे दो एटम्स आपस में अटैच होंगे,
तो हाइड्रोजन का ये एक है, इसमें मैं क्रॉस हमारा डॉट रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। मैंने यहाँ पर और डॉट रिप्रेजेंटेशन में कौन से इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं उनको, केवल वही इलेक्ट्रॉन्स को हमें डॉट रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट करना होता है। ओके, तो यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन का रिप्रेजेंट कर दिया है। अब एक और ऐसा ही मैं हाइड्रोजन का एक और एटम लूंगा और यहाँ पर उसका भी ये हाइड्रोजन का एक एटम जो उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन में है, बैलेंस शेल में है या बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सिमिलर यहाँ पर। अब क्या होगा, आपको पता है हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट कर डुप्लेट कंप्लीट जैसी हो जाएगा ये स्टेबल हो जाएगा। ओके, डुप्लेट कंप्लीट करने पर ही ये अपने आप को स्टेबल बना लेगा। तो डुप्लेट कंप्लीट करना है। अब इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करके, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस ये इलेक्ट्रॉन को गेन करे या अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करे, लूज करे, उसके थ्रू हमारी कुछ पॉसिबिलिटी बन रही है क्या? यहाँ पर आप जल्दी से चेक कीजिए। यस, यहाँ पर कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को गेन करके या इलेक्ट्रॉन को लूज करके कैसे भी हम स्टेबिलिटी को अचीव नहीं कर सकते। तो अब हम करेंगे शेयरिंग, और शेयरिंग क्या होता है, 50-50% होता है दोनों का। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए हाइड्रोजन इस सेकेंड हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन को लेगा और अपने डुप्लेट को कंप्लीट करेगा। अब इस हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। सिमिलर ये हाइड्रोजन इस वाले हाइड्रोजन से क्या करेगा, शेयरिंग करेगा एक इलेक्ट्रॉन की, और दोनों का आप देख रहे हैं डुप्लेट कंप्लीट हो गए। इसके पास एक और एक 2 मींस अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के भी हैं और इस हाइड्रोजन के भी ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो अपने आप को अब ये दोनों ही क्या कह सकते हैं कि हम स्टेबल हैं, कंप्लीट हैं। तो हाइड्रोजन का भी यहाँ पर 2 हो गया। इस हाइड्रोजन के लिए देखें आप ये वाला, तो 1 और 1 2, इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया। डुप्लेट कंप्लीट करके ये स्टेबल हो जाएगा। सिमिलर ये हाइड्रोजन भी क्या करेगा, इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन की मींस आपस में शेयरिंग कर लिए एक इलेक्ट्रॉन की, और जितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है वो ही हमारा बॉन्ड बनता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ये डिपेंड करता है कितने पेयर में हमारे इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं। अगर सिंगल पेयर, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, इफ वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, तो हमारा सिंगल बॉन्ड बनता है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, यदि 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, 2 पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, तो आप देखेंगे यहाँ पर डबल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर शेयर हो रहे हैं हमारे, इस केस में हमारा ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ओके, तो इस केस में क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ये है और एक इलेक्ट्रॉन ये सिंगल पेयर हो गया। यहाँ पर क्या हो रहा है, सिंगल वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, अब इस हाइड्रोजन का जो 2 हो जाएगा, इसका भी 2 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक डॉट रिप्रेजेंटेशन। ओके, और इसको हम कैसे दिखाएंगे, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन ये सिंगल लाइन, ये सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, सिंगल बॉन्ड, डबल लाइन डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेगी, और ट्रिपल लाइन हमारी
ट्रिपल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती है, ट्रिपल बॉन्ड। ओके, तो यहाँ हाइड्रोजन आइटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड है और फाइनली ये किस तरीके का स्ट्रक्चर बनाएंगे, H2। ओके, अब हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं। ओके, O2। अब हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं O2। O2 ऑक्सीजन का होता है हमारा एटॉमिक नंबर 8 होता है हमारा एटॉमिक नंबर 2,6। ओके, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। ऐसा ही दूसरा हमारा एटम होगा, दोनों एटम्स के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी चल रही है। जितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी इक्वली होती है उतने की हमारी शेयरिंग होती है। यहाँ पर 2-2 इलेक्ट्रॉन्स की आपस में शेयरिंग होगी। कैसे दिखाएंगे, ये हमारे बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। इन्हीं बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को हम डॉट रिप्रेजेंटेशन में हम इसके दिखाएंगे। ऐसे ही एक और ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 6 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन। ओके, ये क्या करेगा, ये वाला ऑक्सीजन इससे 2 एटम की शेयरिंग करेगा और ये वाला ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन के एटम से शेयरिंग करेगा। और यहाँ पर आप देखिए डबल 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड। तो यहाँ पर कैसा बॉन्ड बनेगा, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, इसी तरीके से अब मैं नेक्स्ट दिखाने जा रहा हूं आपका N2। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 2,5। ओके, इसी तरीके से दूसरे नाइट्रोजन का भी क्या होगा, 2,5। क्लियर, 2,5। यहाँ पे मैं एक नाइट्रोजन लूंगा 1 2 3 1 2। ऐसे यहाँ पे 1 2 3 1 2। ये वाला इसके 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, शेयर करेगा, और ये इसके 3 इलेक्ट्रॉन से शेयर करेगा। और आप देख रहे हैं यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स पेयर हमारा शेयर हो गया, 3 पेयर्स, 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर। तो यहाँ पर किस तरीके का बॉन्ड बनेगा, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ओके, तो ये आपका मैंने आपको कुछ चीजें बताई यहाँ पर। अब नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं यहाँ पर एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। ओके, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो सबसे पहले व्हाट इज एलोट्रॉप्स, ये क्या है, एलोट्रॉप्स क्या है। एलोट्रॉप्स क्या होता है, एक ही कोई भी एक एटम कई तरीके के फॉर्मेशन देता है, अलग अलग स्ट्रक्चर बनाता है। फिजिकल स्ट्रक्चर उनका डिफरेंट होता है बट केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। एलोट्रॉप्स क्या होता है, फिजिकल स्ट्रक्चर है डिफरेंट बट केमिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर। तो कोई
एलिमेंट है वो एलिमेंट अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, उसकी फिजिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकती है बट केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर हो, ऐसे ऐसे एलिमेंट के अलग अलग अपीयरेंस को क्या कहेंगे, एलोटॉप्स। मींस एक कार्बन कार्बन या कोई भी हो सकता है, यहाँ पर सिलिकॉन भी इस तरीके के एलोटॉप्स देता है। तो मींस है क्या, कार्बन कार्बन हमें तीन फॉर्म में दिखाई देता है, उसकी तीन फिजिकल स्ट्रक्चर हैं, अलग अलग एलोटॉप्स देता है। तो वो तीन एलोटॉप्स कौन कौन से हैं, यहाँ पर मैं बताऊंगा। यहाँ पे तो पहला है हमारा डायमंड। कार्बन डायमंड की फॉर्म में आपको फिजिकल नेचर में देखने को मिलेगा। डायमंड ये हमारा हार्डेस्ट सब्सटेंस है, हार्डेस्ट सब्सटेंस जो अभी तक हमें फाउंड है, हार्डेस्ट सब्सटेंस या एलिमेंट बोल सकते हैं। सेकेंड यहाँ पर ग्रेफाइट, और थर्ड वन क्या होगा, फुलरेंस, C16। तो C16 क्या है, ग्रेफाइट क्या है, डायमंड क्या है, अब मैं वन बाय वन आपको बताने जा रहा हूँ। ये समझ में आया एलोटॉप्स क्या है। एलोटॉप्स एक ही एलिमेंट अलग अलग फिजिकल अपीयरेंस दिखा सकता है, उनकी फिजिकल अपीयरेंस या फिजिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकते हैं बट उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो सिमिलर होंगी। ग्रेफाइट, डायमंड और फ्लोरेंस की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं सिमिलर है बट स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो अलग अलग स्ट्रक्चर के रूप में आपको या अलग अलग फिजिकल फॉर्म में ये देखने को मिलती हैं। ओके, कैसे मिलेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले मैं डायमंड की बात करूंगा। यहाँ पर डायमंड कैसे मिलेगा, डायमंड कार्बन का एक एटम से हमारे तीन अदर एटम क्या होंगे, अटैच होते हैं। एक कार्बन के एटम से तीन कार्बन के और एटम अटैच होंगे सिमिलर, इससे अब हमारे तीन एटम और अटैच होंगे इस तरीके से, कार्बन कार्बन कार्बन, इस वाले कार्बन से ये और ये कार्बन कार्बन कार्बन। तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाएगा, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाता है। ये देखिए कुछ दिखाई दे रहा होगा आपको। ओके, तो ये एक नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाता है, नेटवर्क स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा और सभी जो कार्बन है अदर कार्बन से एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अटैच होते हैं। मींस इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। टू कार्बन अटैच विद a force of attraction between them। ओके, इस वजह से ये नेचर में हार्ड होगा क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़े हुए लिंक हैं। ये क्या है, ये कार्बन यहाँ से अटैच है, इससे चार अटैच है इस तरीके से। ओके, फिर इस वाले से चार अटैच, ऐसे करके ये एक गुच्छे टाइप का बनाते हैं। लाइक आपने अंगूर का एक स्ट्रक्चर देखा होगा, जैसे ये है, ये कार्बन का एक स्ट्रक्चर है। इस कार्बन से हमारे तीन अटैच होंगे, कार्बन 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 कार्बन, फिर इस कार्बन से तीन अटैच होंगे, कार्बन कार्बन कार्बन, फिर इस कार्बन से तीन अटैच होंगे, कार्बन कार्बन कार्बन। तो इस तरीके का कुछ हमें इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो ये जो कार्बन कार्बन से आपस में ये अटैच है, ये कार्बन इस कार्बन से, तो ये एक नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाते हैं इसी वजह से। और हार्ड है क्यों, क्योंकि इनके बीच में कार्बन कार्बन के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से ये हार्ड सब्सटेंस में आते हैं। तीसरा, इसमें एक खास एक बात और आपको बताने
भूल गया मैं, तो वो देख लीजिए। कार्बन यहाँ पे 3 डिफरेंट कार्बन से अटैच है। ओके, तो कार्बन की चारों वैलेंसी यहाँ पर फिर है, 1 2 3 4। तो यहाँ पर कार्बन की चारों वैलेंसी फिर है, इसके पास कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है। नो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, नो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डायमंड structure, so no electricity conduct means कार्बन डायमंड में कार्बन का स्ट्रक्चर इस तरीके से है कि उसकी कोई भी वैलेंसी खाली नहीं है। इस वजह से कार्बन का क्या होता है 6 2 4, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4 अदर एटम से क्या कर सकता है लिंक कर सकता है। लेकिन इसके पास यहाँ पर इसके कार्बन में यहाँ से चारों तरफ कार्बन अटैच है, इस वजह से इसके पास कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। नो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से कोई भी इलेक्ट्रिसिटी इसमें कंडक्ट नहीं करती है। ओके, तो अब हम डायमंड के बाद ग्रेफाइट की बात करते हैं। ग्रेफाइट में एक यूनिक प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलेगी। क्या, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन से हमारे केवल 3, एक कार्बन से 3 कार्बन के एलिमेंट अटैच होते हैं, जबकि डायमंड में 4 अटैच होते हैं। सॉरी मैं 3 बोल गया, 4 अटैच होते हैं, तो यहाँ पर 3 अटैच हैं। 3 अटैच होने की वजह से ये वाली इसकी वैलेंसी खाली रह जाती है। ऐसे ही यहाँ पर 3 और अटैच होंगे ये, तो यहाँ पर ये वाली वैलेंसी खाली होगी। इस तरीके से हर एक लेयर में कार्बन के एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। हियर 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट in all layers, so it will conduct इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा सकता है। दूसरा, ये हमारा इस तरीके से लेयर बाई लेयर होते हैं हमारे, ये इनके बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है। ये एक दूसरे के ऊपर बस इस तरीके से रखे होते हैं, एक दूसरे के ऊपर ये स्लिप कर सकते हैं। स्लिप करने की वजह से इनके बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है। नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू लेयर ऑफ no force of attraction between 2 layer of graphite और कार्बन, या कार्बन लिख सकते हैं कार्बन। ओके, तो कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। और तीसरा, इसी का कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, तो ये लेयर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, लेयर स्ट्रक्चर बनाते हैं। लेयर स्ट्रक्चर बनाने की वजह से ये सॉफ्ट होते हैं, और सॉफ्ट इन नेचर, ये ग्रेफाइट की बात कर रहा हूं मैं, सॉफ्ट इन नेचर होता है ये। और अनदर प्रॉपर्टी इसकी मैं एक बार बताऊंगा यहाँ पे, तो वो क्या है, लेयर स्ट्रक्चर हो गया सॉफ्ट इन नेचर, और सॉफ्ट होने की वजह से इट इज फॉर due to soft nature it will use as lubricant। लुब्रिकेंट क्या होता है आपको पता होगा, गाड़ियों में या मशीनों में मशीन प्रॉपरली वर्क करे और उसमें कोई भी फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए, और साथ में कोई भी नॉइस प्रोड्यूस ना हो, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, लुब्रिकेंट का यूज करते हैं। जैसे
अब गाड़ियों में आपने देखा होगा इंजन ऑयल डलता है और चेन पर चेन लुब्रिकेंट यूज होता है। ये सब क्या है? लुब्रिकेंट है जो इंजन को या किसी भी मशीन को प्रॉपरली वर्क कराते हैं और उसमें नॉइस की पॉसिबिलिटी को कम करते हैं। ओके, तो ये आपका ग्रेफाइट हुआ यहाँ पर। अब बात करते हैं फुलरेंस। फुलरेंस क्या है यहाँ पर? तो यहाँ पर कुछ नहीं है। फुलरेंस एक फुटबॉल स्ट्रक्चर है। ये हमारा फुटबॉल के समान स्ट्रक्चर है और ये अमेरिका में एक डोम है, उस डोम के जैसा स्ट्रक्चर है। इस वजह से इसको बकमिनिस्टर फुलरेंस भी बोलते हैं। और वहां का एक आर्किटेक्ट थे, उन्होंने उस डोम के जैसा ये स्ट्रक्चर फाउंड किया। ये फाउंड नहीं किया, वहां पर स्ट्रक्चर था और इसका जो स्ट्रक्चर है उस डोम के सिमिलर लगा और उन्होंने उसी के नाम पर, और आर्किटेक्ट का नाम इसमें कंबाइंड है, तो बकमिनिस्टर फुलरेंस बोला जाता है। क्या है इसमें? 20 हेक्सागोन है, 20 हेक्सागोन और 12 इसमें पेंटागोन प्रेजेंट है, पेंटागोन प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो ओवरऑल ये 32 से मिलके बनते हैं और कार्बन के 60 कंपाउंड आपस में कार्बन कार्बन करके इस तरीके से 60 एटम्स अटैच होते हैं और 60 एटम मिलकर एक फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जो अमेरिका के एक डोम के सिमिलर स्ट्रक्चर होने की वजह से और आर्किटेक्ट ने अपना नेम भी उसमें यूज किया है, इसलिए हम इसको बकमिनिस्टर फुलरेंस के नाम से जानते हैं, जिसमें 20 हेक्सागोन और 12 पेंटागोन होते हैं और कुछ इस तरीके से हम इसका फॉर्मेशन करते हैं। सबसे पहले हम एक पेंटागोन का फॉर्मेशन करेंगे। एक तो ये हमारा पेंटागोन हो गया। अब यहाँ पे हम हेक्सागोन का फॉर्मेशन करेंगे। ऐसे ही हम यहाँ पे हेक्सागोन का फॉर्मेशन करेंगे। ओके, यहाँ पर हेक्सागोन का फॉर्मेशन करेंगे और इसको एक किस शेप में बनाएंगे? यहाँ पे इस तरीके से ये पूरा बन जाएगा। फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें 20 हेक्सागोन और 12 पेंटागोन्स होंगे। तो ये एलोटॉप्स होते हैं कार्बन के। कार्बन हमें तीन फॉर्म में देखने को मिलेगा, या तो डायमंड की फॉर्म में, या ग्रेफाइट की फॉर्म में, या फुलरेंस 16। इसके अलावा भी कुछ फॉर्म होती हैं, लेकिन मेनली जो आपके सिलेबस में है और काफी यूजफुल है और देखने में ज्यादा यूज होती है, तो वो हमारी डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरेंस है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरेंस को मैंने यहाँ पर कवर किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बचे हुए पार्ट को मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कराऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।